साथियों नमस्कार। मेरे आज के वक्तव्य को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कमेंट में कोई ना कोई हेडिंग जरूर देंगे और मैं इस वक्तव्य को अपनी ओर से जो हेडिंग दे रहा हूं, जो इस पर हेडिंग ये बनता है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने विचारों के अनुसार पूरा सुनने के बाद इसको हेडिंग जरूर दीजिएगा। मैं आज 3 बिंदुओं पर बात कर रहा हूं। नंबर 1 बात कि कल मैंने केदारनाथ में जो सोने का मामला था उसके बारे में बात की थी और माननीय पर्यटन मंत्री जी की बात पर अपने रिएक्शन दिए थे, प्रश्न पूछे थे। उसके बाद पर्यटन मंत्री जी का तो कोई उस पर वो नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनका उस पर रिएक्शन आया है। मैं उनके रिएक्शन का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि जब कोई बात हो तो उस पर रिएक्शन आनी चाहिए। जो प्रभावशाली लोग हैं, जो ये समझते हैं कि वो राजनीति और सामाजिक विषयों की जानकारी रखते हैं, उन्हें अपने रिएक्शन देने चाहिए। तो महेंद्र भट्ट जी का ये जो रिएक्शन है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है। पर महेंद्र भट्ट जी ने एक बात जो कही है उसमें कि मंदिर समिति के खजाने की बंदरबांट करने वाले लोग आज सोने पे चिल्ला रहे हैं। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि मंदिर समिति के खजाने की बंदरबांट, या हो सकता है कोई और शब्द उन्होंने कहा हो, मैंने पढ़ा था, जो भी शब्द उन्होंने कहा है, पर आशय यही है कि जब जो लोग मंदिर समिति में रहे उन्होंने मंदिर समिति के खजाने की बंदरबांट की है। मैं महेंद्र भट्ट जी से पूछना चाहता हूं कि मंदिर समिति में इस वक्त पिछले 6 सालों से 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं। कृपया उनके माध्यम से या सरकार के माध्यम से, पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से वो ये बताने का कष्ट करें कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर समिति के खजाने से पैसा बंदरबांट की है। मेरी जानकारी में तो यह है कि ऐसे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष के रूप में आए जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को वहां पर नौकरी में लगाया, और वर्तमान अध्यक्ष जी पर तो यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों की तनख्वाहें बढ़ाई। मेरे कार्यकाल में जब मैं अध्यक्ष था, मैंने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नियम बनाया। ये सच है कि मंदिर समिति में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी 4 बार अध्यक्ष जी को नमस्ते बोल देगा, वो अध्यक्ष जी का खास आदमी बन जाता है और अध्यक्ष जी वहां पर मिले अधिकारों का दुरुपयोग करके ऐसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। लेकिन जब मैं इस दौर से गुजरा और मैंने महसूस किया कि तनख्वाहें बढ़ाने के लिए लोग सिफारिशें लगाते हैं या कुछ न कुछ वहां पर प्रमोशन के लिए कोई सिफारिशें लगाते हैं, तो ऐसे में एक नियम बनना चाहिए, और मैंने उसी समय वो नियम बनाए हैं। ये दुर्भाग्य है कि भट्ट जी, आपकी सरकार ने और आपके लोगों ने मेरे उन नियमों को मेरे हटने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया, और आज अगर वो नियम लागू होते तो मंदिर समिति के जो कर्मचारी 12,000, 10,000, 8,000 में नौकरी कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो लाभान्वित होते और उन्हें 20,000, 25,000 रुपए की तनख्वाह मिलती। आपको याद दिला दूं कि आपके वर्तमान अध्यक्ष जी ने मंदिर समिति का 10 करोड़ रुपया सरकार को दिया। उस 10 करोड़ से उन लोगों की जिनकी तनख्वाहें बढ़नी थी, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, न कि सरकार को जाना चाहिए था। मंदिर समिति का आप जांच कर लीजिए कि किन किन लोगों ने अपने अपने लोगों को, अपने अपने रिश्तेदारों को वहां तनख्वाह बढ़ाई और क्या क्या किया, वो आप जांच कर लीजिए। और गणेश गोदियाल का भी अगर उसमें कोई रोल निकलता है तो गणेश गोदियाल को भी बेनकाब करिए, उसमें कोई शक नहीं। पर आपने कुल मिलाकर गोल गोल बात की, असली बात नहीं की आपने कल, कि भाई जो सोना था वो पीतल कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। आपने ये कहा कि पर्यटन मंत्री और बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी ने उसको सब कुछ तथ्यों के साथ रख दिया है। कौन से तथ्य हैं जरा हमें बताइए। तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको चुनौती भी देना चाहता हूं कि मीडिया के सामने आप और हम सामने सामने हो जाएं, मीडिया आपसे भी सवाल पूछे और मैं भी आपसे सवाल पूछूं, और ऐसे ही मुझसे भी मीडिया और आप सवाल पूछें और मैं उनका उत्तर दूंगा। तो ये तो रही बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी की बात। दूसरा, आज का मुख्य विषय यह है कि पूरे देश के एक मुख्य अखबार में कल एक खबर छपी, और यह छपी कि जो कॉर्बेट पार्क में जो एक पेड़ों के कटान से संबंधित एक सीबीआई जांच चल रही है, और उसमें एक अधिकारी भी है जिस अधिकारी की भूमिका भी उसमें संदेह के घेरे में है और जांच के घेरे में है। ऐसे अधिकारी को सरकार ने अब राजाजी पार्क का
अधिकारी बना दिया है। और उसके बाद जब ये खबर चली तो इस खबर के बाद सरकार ने जो डैमेज कंट्रोल है उसकी कोशिश की। वन मंत्री जी का बयान आया और उसको अन्य अखबारों के थ्रू उसको मैनेज करने की कोशिश की गई उस डैमेज को। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं ये आरोप पहले से लगा चुका हूं कि इस सरकार में धामी जी के, मुख्यमंत्री जी के और सरकार के कुछ चहेते अधिकारी हैं, जो चहेते अधिकारी किसी न किसी हाल में की पोस्ट पर रहते हैं, या ऐसे भी चहेते अधिकारी हैं जो अधिकारी एक एक जगह छोड़ के दो दो तीन तीन पोस्टों पर रहते हैं। और चूंकि वो अधिकारी मुख्यमंत्री जी के लिए फेवरेबल हैं, मुख्यमंत्री जी जो काम अपने हित में कराना चाहते हैं, प्रदेश के हित में नहीं अपने हित में कराना चाहते हैं, वो काम ये अधिकारी करते हैं। और चूंकि एक अधिकारी संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है, तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहता हूं मैं कि आपने ऐसे ही अधिकारी क्यों चुने कि राजाजी पार्क में भी वही अधिकारी होना चाहिए? ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो भारतीय वन सेवा है, आईएफएस जो सर्विसेज है, वैसे ही हमारे पास उत्तराखंड में आईएफएस सर्विसेज की जो जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास अधिकारी हैं। तो आपके पास चॉइस नहीं थी क्या कि आपको किसको उस जगह पे रखना था? लेकिन चूंकि वो आपके फेवरेबल हैं इसलिए आपने उनको रखा। दूसरा, वन मंत्री जी का बयान आया कि वन मंत्री जी ने कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ जो जांच है वो एक प्रकरण की जांच है, इस अधिकारी की जांच नहीं है, प्रकरण की जांच है। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि कॉर्बेट में जिन पेड़ों के कटान से संबंधित सीबीआई जांच का मुकाबला हरक सिंह रावत जी कर रहे हैं, तो क्या उन पेड़ों को काटने के लिए हरक सिंह रावत गए थे वहां? वो भी तो प्रकरण है, उस प्रकरण की जांच है। और उस प्रकरण की जांच के फलस्वरूप आप हरक सिंह रावत को जांच के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आपके अधिकारी क्यों ना जांच के लिए कटघरे में खड़े हों? इसलिए मानक दो नहीं हो सकते हैं कि कहीं पर आप ये चूज कर लें कि प्रकरण की जांच है और कहीं पर आप मानक ये चूज कर लें कि व्यक्ति की जांच है। प्रकरण कोई काम नहीं करता, काम व्यक्ति ही करते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति की भूमिका किसी जांच में, जांच के घेरे में है, किसी संदिग्ध घेरे में है, जांच के घेरे में है, तो आप इस बात से नहीं बच सकते हैं कि यह प्रकरण था और यह व्यक्ति था। व्यक्ति ही प्रकरण करता है, प्रकरण मतलब कांड। तो कांड जो किया गया वो व्यक्ति के द्वारा किया गया। और अगर आप ये मानते हैं कि वो एक प्रकरण था, प्रकरण की जांच हो रही है, तो सबसे पहले आपको हरक सिंह रावत जी की वकालत करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत जी मंत्री थे। मंत्री जी ने जो भी लिखा होगा, फाइल में लिखा होगा, फाइल आपके पास होंगे। मंत्री जी पेड़ काटने नहीं गए थे वहां कॉर्बेट में कि आरी लेके मैं चलो पेड़ काटने चलता हूं। और मंत्री जी रोज, प्रथम दृष्टया तो मंत्री पर होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मंत्री रोजमर्रा के कामों पर नजर थोड़ी रखता है कि भाई कितने पेड़ कटे, ये आपके अधिकारियों का काम था। लेकिन फिर भी चूंकि वो जांच के घेरे में है, वो जांच का मुकाबला करेंगे, आपके पास पत्रावली होगी। लेकिन इस बात से आप नहीं बच सकते कि कहीं प्रकरण था जहां आपको फेवर हो। इतनी भद पिटने के बाद फिर भी अगर वो अधिकारी उसी जगह पर बने रहते हैं, तो ये आपकी मनसा पर शक उठता है, मनसा पर सवाल उठता है। नंबर 3 बात, मैंने ये कहा कि उत्तराखंड कुछ लोगों की ऐशगाह बन चुका है और मैंने अधिकारियों के भी नाम लिए। आज एक ऐसा प्रकरण भी सामने आया है जिसमें उद्योग विभाग निविदा जारी करता है कि सहस्त्रधारा में आईटी पार्क में एक प्लॉट बेचना है। सरकार चूंकि उपनल नहीं, सिडकुल ऐसे प्लॉटों को समय समय पर बेचती है, तो वो प्लॉट देना है, बेचना है, निविदा जारी होती है। एक व्यक्ति निविदा में अधिकतम मूल्य अंकित करते हैं और जब अधिकतम मूल्य अंकित करते हैं तो उस निविदा को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद वही डिपार्टमेंट दोबारा निविदा जारी करता है और वही व्यक्ति फिर उस निविदा में अपना जो उनका रेट है, जो जिस हिसाब से वो लेना चाहते थे, अधिकतम मूल्य लिख देते हैं, निविदा में भर देते हैं, दोबारा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि 2-3 बार जब अधिकतम मूल्य, जो कि रिजर्व रेट से 10-12 करोड़ रुपए अधिक था, रिजर्व रेट मेरे ख्याल से कुछ 30 करोड़ के आसपास था, और जो निविदा अधिकतम मूल्य की आई वो आई कुछ 42-44 करोड़ की, तो मतलब 12-14 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहा था। और फिर उद्योग विभाग ने कैसे इस निविदा को कैंसिल कर दिया, ये बात है। और उसके बाद असली बात तो यह है
कि उस व्यक्ति के पास अधिकारी का फोन जाता है, अधिकारी के नाम से फोन जाता है कि ये प्लॉट किसी को देना है, अन्यथा ये आप अगली बार की निविदा में आप जो है टेंडर न भरें, निविदा मत भरें। और उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है, कोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगा दिया कि सरकार इस पर जवाब दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जिन अधिकारी के लिए पहले कह रहा था कि क्यों आप 2-2, 3-3 डिपार्टमेंटों का जिम्मा ऐसे अधिकारियों को, इन अधिकारियों को दे रहे हो, निश्चित रूप में यह प्रमाणित हो चुका है कि आप अपने हक में, अपने लाभ के लिए ऐसे अधिकारियों को 2-2, 3-3 जगह का जिम्मा दे रहे हैं। और ये अधिकारी उद्योग सचिव हैं, जो गढ़वाल कमिश्नर भी हैं और उद्योग के सचिव भी हैं। ये अब समझ में आ रहा है कि आप हर जगह ऐसे अधिकारियों को क्यों आप जो है विशेष सुविधा दे रहे हैं, की पोस्टों पर ऐसे अधिकारियों को क्यों रख रहे हैं। ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस केस में खड़े होइए और आपको जवाब देना होगा। ये आपकी मंशा के बिना नहीं हुआ है, ये आपकी मंशा से हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे आज के इस वक्तव्य का शीर्षक, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, आप भी शीर्षक अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।